और ये साल भी आपका जैसे पिछला साल गया था उसी साल की तरह फटाफट फटाफट स्पीड से जाएगा। आज बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आएंगे स्कूलों के अंदर, जो भी बोर्ड से अलग क्लासों के अंदर पढ़ने लगे उन सभी के आज रिजल्ट आने हैं। अपना रिजल्ट भी 31 मार्च को ही आता था, 31 का संडे होता था तो 30 मार्च को आ जाता था। और कल से 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, बच्चों का भी, स्कूलों का भी और अपना भी, ठीक है, हर एक चीज़ का भाई। और आप लोगों को भाई एक गुड न्यूज़ भी दे देता हूँ भाई कि अपनी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो चैप्टर चलने लग रहा है वो, मतलब बायोलॉजी का जो ये सिस्टम चलने सिलेबस है, ये हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा भाई। कल हमारी बायोलॉजी की भाई लास्ट क्लास होगी भाई। उसके बाद परसों से हम लोग नई चीज़ स्टार्ट करें, या तो केमिस्ट्री या फिजिक्स भाई, ठीक है। अभी तक टोटल आज हमारी 28वें नंबर की क्लास है, 28 क्लासेज हो चुकी हैं। उसके बाद आप लोग ये समझो करीबन एक क्लास हो, यानी 29 क्लासों के अंदर आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भाई। क्या सर आपसे थंबनेल किसा लगा रखा है? क्यों गया भाई थंबनेल? तो सही तो है, नर प्रजनन तंत्र, इसमें क्या गलत है भाई? ठीक है भाई, स्टार्ट करें भाई। आप लोगों को पता है हमने रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, प्रजनन तंत्र, वो चैप्टर हमने, प्रजनन तंत्र क्या मतलब कि जो प्रजनन है वो वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था भाई। और भाई हमारी 2 क्लासेस उसकी हो चुकी थी, संडे की हमारी छुट्टी रहती है और आज हमारा सोमवार का दिन है। और आज हमारा भाई इसका जो तीसरा पार्ट है नर प्रजनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मैंने परसों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था यानी मादा प्रजनन तंत्र पढ़ा था, उसके एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। इसके अलावा हम लोग जो बोटनी है जो कि एक नया चैप्टर है उसको भी स्टार्ट कर देंगे। आधा चैप्टर आज लपेट देंगे और आधा चैप्टर जो बच जाएगा वो कल लपेट देंगे। यानी कल मैं तो ऐसे सोचने लग रहा था आज ही कंप्लीट करा दें, लेकिन फिर ज्यादा बड़ी क्लास बन जाती। तो कल है आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए, कल आपकी लास्ट क्लास होगी भाई, ठीक है। ओके करें भाई स्टार्ट। देखो भाई एमसीक्यू बाद में कर लें एक बार, ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू ये बाद में कर ले, एक बार मेल वाला समझा दूं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद फीमेल वाले के एमसीक्यू कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है हमारा भाई नर प्रजनन तंत्र भाई, ठीक है। ये हमारा क्या भाई, नर प्रजनन तंत्र यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भाई वो है ये पूरा पूरा चित्र भाई। जो नर होते हैं, फीमेल का तो कल आपने देख लिया ऐसे ऐसे था परसों वाली क्लास के अंदर। अब हम लोग बात करें नर की। नर के अंदर क्या होता है भाई, ये ऐसे एक ऐसे लटके होता है जिसको पेनिस बोलते हैं, जिसके अंदर से भाई जो नर है अपना पेशाब भी करता है, ठीक है, संभोग क्रिया को भी इसी के माध्यम से अंजाम देता है। और जो भी शुक्राणु बाहर निकालने होते हैं, स्पर्म बाहर निकालने होते हैं, वो भी इसी पेनिस के माध्यम से निकलते हैं भाई, ठीक है। इसको हिंदी में लिंग भी बोल देते हैं और भी बहुत सारी चीजें बोल देते हैं भाई। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, हमारी लोकल लैंग्वेजों के अंदर तो और भी भद्दे नामों से जाना जाता है इसको, ठीक है। और भाई ये जो 2 बोल्स होती हैं भाई, जो नर होता है, नर के अंदर जो ये पेनिस है, लिंग है, इसके नीचे भाई 2 बोल्स होती हैं भाई। इसको बोलते हैं वृषण कोष, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो टेस्टिकल, हिंदी में बोले तो वृषण कोष भाई। इसको क्या बोलते हैं, वृषण कोष के नाम से इसको जाना जाता है वृषण कोष, ठीक है। इसके अंदर क्या तो वृषण कोष, अंड कोष भी बोल देते हैं, जिनको अंडे बोलते, 2 अंडे, ठीक है। हर मनुष्य के अंदर 2 अंडे, 2 वृषण हमको देखने को मिलते हैं। और जो आपके स्पर्म होते हैं यानी जो शुक्राणु होते हैं क्या है, इस वृषण कोष के अंदर ही बनते हैं। स्पर्म किसके अंदर बनते हैं, ये जो आपके अंडे हैं, इन अंडों के अंदर ही स्पर्म बनते हैं। और यहां पर फिर ये जो आपकी होती है, ये मतलब कि ये जो एक आपको नस्सी दिखाई देगी जिसका नाम है इपिडिडाइमस, इस ये यहां पर जो शुक्राणु होते हैं इनको एब्जॉर्ब करती है ये नस, ठीक है। और यहां से फिर ये ऐसे ऐसे जाते हुए इस नली के माध्यम से ऐसे ऐसे जाते हैं और यहां से फिर ये ब्लेडर के अंदर से जाते हुए, ठीक है, ब्लेडर के अंदर से जाते हुए फिर ये जो आपकी जो पेशाब वाली जो नली होती है यहां पर कनेक्ट होते हैं। और जैसे ही आप संभोग क्रिया को अंजाम देते हो तो ये जो आपका पेनिस होता है, जो लिंग होता है ना, इसके आगे एक कैप सी होती है, आगे ऐसे एक कैप होती है, ठीक है, छतरी भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको बहुत सारे अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। तो एक कैप होती है भाई, इस कैप के ऊपर यहां पर छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं भाई, सेंसर। जब इन सेंसरों को ज्यादा रगड़ा जाता है तो उसकी वजह से क्या है भाई, अंदर से जो आपके स्पर्म है, शुक्राणु है, वो इस मार्ग के माध्यम से बाहर आ जाते हैं भाई, ठीक है। जिसको यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा का मतलब क्या है, यूरेथ्रा का मतलब क्या, मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा का मतलब क्या है भाई, आपका मूत्र मार्ग भाई, ठीक है।
तो ये जो मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग के अंदर से क्या है, आपके शुक्राणु बाहर निकल के आ जाते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ये जो हमारे अंडकोश है, इनको समाज के अंदर अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। इनको 6 करोड़ भी बोल देते हैं भाई। 3 करोड़ की एक बोल, 3 करोड़ की दूसरी बोल, इस टाइप से बहुत अन्य अन्य नाम है भाई। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? ये देखो, ये इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेशन करने का मतलब होता है जहां से स्पर्म आपके निकलेंगे, उसी प्रोसेस को इजैकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इजैकुलेशन का मतलब निकालना, इजैकुलेट करना यानी उस चीज को बाहर निकालना। आपको देखो, जब आप स्कूल कॉलेज के अंदर थे, आपको नहीं टीचर इजैकुलेट करते थे कि जाओ बेटा क्लास से इजैकुलेट हो जाओ, यानी क्लास से बाहर निकल जाओ। इसका मतलब ये, तो ये जो इजैकुलेटरी जो डक्ट है, इसका मेन काम क्या है? जो भी स्पर्म होंगे, जो भी शुक्राणु होंगे, उनको इस मूत्र मार्ग से बाहर निकालने का मेन काम होता है भाई। अब एक ये जो नली है, जो देखो आपको दिखाई देने लग रही होगी, ये जो हमारे अंडकोश हैं, इनके माध्यम से देखो ये सारे के सारे जो शुक्राणु ऐसे 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 जाने लग रहे हैं। ये जो नली है, ठीक है, यहां से ऐसे ऐसे शुक्राणु होते हुए और फिर ये ऐसे 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 इस मूत्र मार्ग के अंदर से ऐसे ऐसे ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो नली है ना, इसका नाम है वैस डिफरेंस। इसको हिंदी के अंदर भी वैस डिफरेंस ही बोलते हैं। जब भी नर का शुद्धिकरण किया जाता है, आपने सुना हो आश्रम मूवी के अंदर, भाई इसका तो शुद्धिकरण कर दिया। शुद्धिकरण का मतलब ये होता है कि अब ये अगर, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में नसबंदी भी बोल देते हैं। नसबंदी तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। नसबंदी का मतलब यही होता है, ये जो वास्ट डिफरेंस वाली जो नली होती है ना, इसको ऑपरेशन के माध्यम से काट देते हैं। यहां से जब इस नली को काट दोगे भाई, ठीक, काट के यहां पर इसकी गांठ मार दी जाती है। क्या मार दी जाती है? गांठ मार दी जाती है। तो उसके बाद क्या, जो शुक्राणु होंगे ना भाई, वो आगे जा ही नहीं पाएंगे, और आगे जा ही नहीं पाएंगे तो शुक्राणु बाहर आएंगे नहीं, और बाहर नहीं आएंगे तो कोई बच्चा होने की कोई संभावना है ही नहीं। चीजें समझ में आई? तो शुद्धिकरण प्रोसेस समझ में आई? शुद्धिकरण किसको बोलते हैं? शुद्धिकरण इसी प्रोसेस को बोलते हैं भाई, ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से क्या, इस नस को काट दिया जाए। जो वास्ट डिफरेंस है, इसको अगर काट दिया जाए तो इसी प्रोसेस को क्या, शुद्धिकरण के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या, फिर बाद में जो शुक्राणु है वो आपके बाहर निकल नहीं पाएंगे भाई। ठीक है, ओके, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? मेरे को एक चीज बताओ, दिमाग के अंदर घुसी इतनी चीजें? वेरी गुड भाई। ये सारी की सारी प्रोसेस होती है भाई, क्या, हमारी संभोग की, जो नर होते हैं नरों के अंदर भाई। अब इसके बारे में देखो, प्रोसेस आपके सभी के समझ में आ गई। अब इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे भाई। ठीक है, अब देखते इसकी थ्योरी क्या कुछ मामला है भाई। ये देखो भाई, जो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट अभी लिख लो, उसके बाद फिर एमसीक्यू करेंगे जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई। साउंड प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम यार, साउंड प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो, साउंड तो सही आने लग रही है भाई, कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, अब इनके बारे में अब हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे भाई। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में भाई। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि जो नरों का जो मतलब कि बच्चे पैदा करने वाला जो औजार है, तंत्र है, ठीक है, उसकी स्टडी को भाई एंड्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चीजें समझ में आई? प्रश्न आया एग्जाम के अंदर आपका, एंड्रोलॉजी किसको बोलते हैं? इसको हिंदी में भी एंड्रोलॉजी ही बोलते हैं। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी किसको बोलते हैं भाई? नर रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन सिस्टम भाई। ठीक है, नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? एंड्रोलॉजी बोलते हैं। एंड्रोलॉजी किसको बोलेंगे? जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो नर का जो प्रजनन तंत्र है भाई, उसका जो हम लोग अध्ययन करने लगे, उसकी जो हम लोग स्टडी करने, अभी हमने स्टडी नहीं करी भाई। यहां से नस काट दी, शुद्धिकरण हो गया, ठीक है भाई, वो घिसा दिया ज्यादा, ठीक है, तो जो उसके सेंसर हो ज्यादा एक्टिव हो गए तो स्पर्म बाहर आ गए। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेस है, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब जो इसके अंदर एक और मेन चीज है, उसका नाम है भाई शुक्राणु स्पर्म यानी कि शुक्राणु। जैसे महिलाओं के अंदर अंडाणु होता है जिसको ओवम बोलते हैं,
ठीक है भाई, वो अंडा रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर से आया, ठीक है, और हमारा शुक्राणु उसके साथ जाके मिल गया और बच्चा बन गया। तो उसी टाइप से पुरुषों के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है जिसको बोलते हैं शुक्राणु, और ये शुक्राणु ही महिला के अंदर जाके क्या है, बच्चा बनाने का काम करता है भाई। ठीक है, तो शुक्राणु, अब शुक्राणु के बारे में पढ़े, शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है, ठीक है, शरीर में कितने डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है, ये कुछ बिंदु बताऊंगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पहली बात तो शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है, तो इसका निर्माण कहां पर होता है भाई, आपका वृषण में होता है। वृषण किसको बोला गया है, ये जो आपकी थैली जो टेस्टिकल है, टेस्टिकल को ही वृषण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी ये जो हमारे ये जो वृषण है, ये जो हमारे टेस्टिकल्स हैं, ये जो दो बोल्स हैं, इनको वृषण यानी टेस्टिकल्स बोलते हैं भाई। ठीक है, तो यानी शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है, टेस्टिकल्स यानी वृषण में होता है भाई। शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु यानी स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण, निर्माण कहां पर होता है भाई हमारा, इसका वृषण, वृषण यानी टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स में होता है भाई। टेस्टिकल्स में किसका निर्माण होता है भाई, जो शुक्राणु है, शुक्राणु का निर्माण किसके अंदर होता है भाई, टेस्टिकल्स के अंदर देखने को मिलता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। दूसरी चीज, अब ये जो शुक्राणु हमारी बॉडी के अंदर जो बनते हैं ना, अब आप लोग खुद सोचो भाई, ये जो दो बॉल्स हैं ये हमारी यहीं पर क्यों लगाई, जहां से हम लोग सुसु करते हैं, जो नर्व है भाई, उनसे बात करने लग रहा हूं मैं, जहां से हम लोग पेशाब करते हैं भाई, ये दो बॉल्स वहीं पर क्यों लगाई भाई। My name is Tanisha, and the things that I love the most about this program is first how the platform is personalized just according to my needs. शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु, इनको बनने के लिए जो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे क्या है भाई, मतलब ये समझो 2 से 3 डिग्री कम तापमान की जरूरत होती है भाई। जैसे मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 35 पे बनेंगे भाई, मतलब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता अगर आपको शुक्राणु बनाने हैं तो। ठीक है, और जो सा हमारा ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, यानी झांगों के बीच में जो सा एरिया होता है हमारी, ठीक है, यहां पर क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी से क्या है 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर हमको कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी शरीर के टेम्परेचर से क्या है, करीबन 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर पे क्या शुक्राणु का निर्माण होता है भाई। तो शुक्राणु का निर्माण कब होता है भाई, शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण शरीर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है भाई, कम तापमान, 2 से 3 भी लिख सकते हो, तापमान पर होता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। तो जो शुक्राणु है उनका निर्माण कब होगा, जब क्या आपकी जो मतलब कि ऐसी जगह जिसका तापमान क्या आपकी जो पूरी बॉडी है उसके तापमान से 2.5 डिग्री के करीब है कम हो, तब होएगा भाई। अरे कर दिया भाई, राम कर दिया, दिल्ली पुलिस के अंदर भी कर दिया, सभी के अंदर कर दिया, फेस्टिवल्स का पार्ट नंबर 4। पहले देखा करो, बिना देखे रोज सुबह मुंह उठा के मत बोलिया करो। कल रात को ही अपलोड कर दिया था। दिब्बी भी लग रहा है कमेंट करना, अरे बांग पी के रह गए। इतनी चीजें क्लियर हुई भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है, इतनी चीजें मेरे हिसाब से यार एक साथी के क्लियर हो गई होंगी। वेरी गुड वेरी गुड भाई। ठीक है, अब जो ये हमारे अंडकोश होते हैं भाई, इनकी शेप कैसी होती है भाई। अब देखो नाम से अंडकोश, अंड का मतलब अंडे, अंडे जैसी क्या होती है इनकी शेप होती है भाई। तीसरे नंबर पर क्या हो गया भाई, हमारे जो अंडकोश हैं यानी जो वृषण है, वृषण या अंडकोश, अंडकोश की शेप हमको कैसे देखने को मिलती है भाई, शेप आकृति कैसी मिलती है भाई, यानी कि कैसी होगी इनकी शेप, अंडे जैसी होगी। तो यानी इसकी शेप हमको कैसे, अंडाकार होती है भाई, अंडाकार, अंडाकार इसकी शेप हमको देखने को मिलती है। अब जो हमारी बॉल्स होती है, जो अंडे होते हैं, इनकी लेंथ और ब्रेड्थ पूछता है एग्जामिनर भाई, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है भाई। यार एग्जामिनर बहुत आई आदमी है भाई, अब ये बताओ यार, अब स्केल ले लेके नापे हैं क्या, हाँ भाई अंडे की लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, अच्छे अच्छे एंडी मानस भाई। तो इसकी जो लेंथ होती है भाई वो आपकी कितनी, 4 से 5 सेंटीमीटर। जैसे ये अंडा है भाई हमारा, ठीक
ठीक है, ये अंडा है तो यानी कि इसकी जो ये लेंथ होगी, ये लेंथ ये कितनी 4 से 5 सेंटीमीटर की भाई इसकी लेंथ होगी। अपना जो स्केल है, स्केल को निकाल लेना, उसके ऊपर नाप लेना। जो इसकी चौड़ाई होगी, चौड़ाई कितनी होगी भाई 2 से 3 सेंटीमीटर की आपको इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, ये भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी मिलेगी आपको 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी ब्रेड्थ हो आपको यानी चौड़ाई कितनी देखने मिलेगी 2 से 3 सेंटीमीटर की आपको अंडों की लंबाई चौड़ाई देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, यह चीज भी याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। सर लेंथ तो ऊपर से नीचे हो जाए, तो ऊपर तो नीचा है तो कई है, तो अंडा है, अंडा अंडे की शेप किया हुआ है, अंडे की शेप ये थोड़ी ना होती है गोल है, अंडाकार शेप अलग होती है, गोल अलग होता है, सर्कल अलग है। सर्कल और स्फीयर का नहीं पता, और सॉरी सर्कल और स्फीयर के अंदर डिफरेंस तो वही है तो भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब जो हमारे जो अंडे होते हैं भाई, जो मैंने आपको बताया भाई, जो ये हमारे 2 बॉल्स होती हैं जो नीचे, ठीक है, ये जो 2 बॉल्स हैं, इसके अंदर आपको 3 टाइप के भाई सेल्स देखने को मिलेंगी, 3 टाइप की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, जिनका आपका अलग अलग काम है भाई। ठीक है, जो पहली कोशिका भाई उसका नाम क्या भाई, पहली कोशिका का नाम है स्पर्म। स्पर्म वाली कोशिका है तो यानी कि इसका क्या नाम होगा स्पर्मेटोजेनिक सेल। क्या नाम है भाई स्पर्मेटोजेनिक सेल भाई, स्पर्मेटोजेनिक सेल। ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक जो कोशिका है भाई, ये इसको हिंदी में भी यानी हिंदी में क्या बोले शुक्राणु कोशिका, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसका मेन काम क्या है, मतलब इसके अंदर सिर्फ एग्जामिनर आपसे यही पूछता है भाई इनका मेन काम क्या है, तो इसका मेन काम है भाई स्पर्म का निर्माण करना। जो ये हमारे यहाँ पर जो बॉल्स होती है, बॉल्स के अंदर ये कोशिका हमको देखने को मिलती है, इसका मेन काम क्या है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म का निर्माण करना भाई। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स यानी जो शुक्राणु है, शुक्राणुओं का निर्माण करना ही किसका मेन काम है, स्पर्मेटोजेनिक जो सेल होती है हमारे अंडकोश के अंदर, उनका मेन काम यही है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई। सेकंड नंबर पे हमारे पास सिरटोली सेल भाई, कौन सी भाई सिरटोली सेल। सिरटोली सेल, इसका मेन काम क्या है, इसको हिंदी के अंदर भी सिरटोली के नाम से ही जाना जाता है भाई। इसका मेन काम क्या है, जो भी हमारे जो स्पर्म बनेंगे ना, जो स्पर्म बनेंगे उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। जो भी जैसे शुक्राणु है ना, आपने सुना भाई आपके शुक्राणु हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपके शुक्राणु हेल्दी हैं। हेल्दी का मतलब स्वस्थ शुक्राणु। शुक्राणु एक जीवित चीज है, आपको पता हो तो जीवित है ये सांप की तरह होते हैं, अभी आगे शेप भी दिखाऊंगा। ठीक है, यानी एक तो होती है आपकी हेल्दी स्पर्म, यानी कि भाई अच्छे तकड़े स्पर्म है, वो कौन से होंगे जिनको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यानी अच्छी आप पौष्टिक चीजें खाओगे तो आपके स्पर्म भी आपके अच्छे होंगे भाई। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। और जैसे जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, ठीक है, दारू वगैरह पीते हैं, उनका जो स्पर्म काउंट हो कम हो जाता है भाई, उनके जो शुक्राणु हो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, उनको गंदी चीजें मिलने लग रही है, तो इस वजह से क्या है वो आपके कमजोर हो जाते हैं। तो ये चीजें यानी सिरोटली सेल का क्या काम है, हमारे जो स्पर्म होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना भाई। उनको क्या है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया भाई पोषक तत्व उनको प्रोवाइड करना भाई। ठीक है, जो हमारे जो स्पर्म है शुक्राणु है उनको पोषक तत्व प्रोवाइड करना काम किसका भाई, जो सिरटोली सेल है उनका मेन काम है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो कोशिका देखने को मिलती है वो है भाई लीडिंग सेल। जो हमारी कौन सी लीडिंग सेल है भाई, वो वाली, ये वाला लीडिंग मत समझ लेना भाई, कभी ये सोचो ना स्पेलिंग को नहीं आंदे वाई लिख देना, ये दूसरे वाला लीडिंग है। ठीक है, वो वाला लीडिंग अलग होता है, जो सा वो लीड करने वाला होता है भाई, हाँ भाई मैं लीडर हूं, नो, ये लीडिंग सेल्स है। इसके अंदर मेनली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको रिलीज करने का मेन काम किसका होता है, लीडिंग सेल्स का होता है। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये कौन सा हार्मोन होता है आपको अभी समझाता हूं, इसको हिंदी के अंदर भी यही बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन भाई ओनली नरों के अंदर देखने को मिलता है। देखो नरों के अंदर मैंने क्या बताया, जो ये अंडे होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस। तो टेस्टिस से क्या बना, टेस्ट्स यानी कि अंडे, टेस्ट्स। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये मेनली क्या होता है, जो नर होता है, नर जैसे जो मेल है, मेलों के अंदर जो मतलब कि संभोग क्रिया के लिए जो उतावलापन है वो लाने का मेन काम करता है।
ठीक है, मतलब जो नर के अंदर जो उत्सुकता बढ़ती है ना, उसका मेन काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है भाई। और ये मेनली अंडों के अंदर मिलता है और अंडों के अंदर से हार्मोन रिलीज होता है। अब जैसे मान लो कि आपको गुस्सा आने लग रहा है, इतना वजन ठाना मना, डंबल इतने ठाने हैं, तो किसकी वजह से? जब आपका ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रिलीज होगा ना, उसके बाद आपके अंदर जोश आता है भाई। ठीक है, जब आप संभोग क्रिया करते हो उस टाइम भी क्या आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, आपके अंदर उत्सुकता बढ़ जाती है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर आपका कम हो जाए शरीर के अंदर, तो आपके अंदर उत्सुकता कम हो जाएगी। जिन लड़कों के दाढ़ी नहीं आती ना, ये ऐसी दाढ़ी नहीं आती, उनके अंदर यही होता है, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है भाई। ठीक है, जिन लड़कों के शरीर पे बाल नहीं होते, छाती पे बाल नहीं होते, दाढ़ी के बाल नहीं होते, उनके यही कमी होती है कि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है, उत्सुकता कम होती है। नेचुरल है भाई। ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी जिम के अंदर आपने देखा हुआ कि जो जैसे जिम के अंदर जो एक्सरसाइज करते हैं वो इंजेक्शन लेते हैं। आपने देखा भैया तो इंजेक्शन वाली बॉडी है, वो यही काम करते हैं। इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन लेते क्या शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी तो मान लो आपकी कैपेसिटी 10 किलो वजन उठाने की है तो आप 20 किलो उठा दोगे। ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ गया उसकी वजह से भाई, तो उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आप लोग ज्यादा वजन उठा पाओगे। ज्यादा वजन उठाओगे, ज्यादा चीजें खाओगे तो ज्यादा मोटी मोटी बॉडी दिखाई देगी। तो यही काम होता है मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भाई। ठीक है, उत्तेजना लाने का, बिल्कुल भाई, काकू सरपंच उत्तेजना लाने का काम होता है भाई इसका। नहीं, फीमेल में नहीं होता भाई, हाँ वो होता है लेकिन बहुत कम मात्रा के अंदर, बिल्कुल नेगेटिव के अंदर होता है। ये समझो भाई, जैसे मान लो कि 100% है टोटल, तो 100 के अंदर से 1% मिलेगा फीमेल के अंदर बस। ठीक है, फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता, इसीलिए तो फीमेल की ऐसे बॉडी नहीं फूलती। आपने देखा होगा कि लड़कियां भी जिम के अंदर जाती हैं, लड़कियां भी ऐसे ऐसे डंबल उठाती हैं, सारी चीजें करती हैं, लेकिन लड़कियों के कभी ऐसे आपको डोले सोले और ऐसे कट्स देखने को नहीं मिले। वो इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि लड़कियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता। अगर उनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होने लगा तो उनकी बॉडी भी लड़कों जैसी दिखाई देगी। ठीक है, चीजें समझ में आई भाई? गुरुजी कल रात मेरे हार्मोन कम हो गए। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं अभिषेक, कोई बात नहीं। इंजेक्शन लगाऊं कुल्लों पे? हमारे वाले हार्मोन दान में दे देंगे भाई आपको, काहे टेंशन लेते हो भाई अभिषेक? बढ़ा देंगे आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब जो एक और जो चीज थी उसका नाम था वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, जैसे महिलाओं के अंदर था फैलोपियन जो ट्यूब थी उसको हम लोग काटते थे, तो कौन सी होती थी? महिला नसबंदी। और पुरुषों के अंदर क्या वैसेक्टोमी किसको बोलेंगे? ये जो हमारी वास्ट डिफरेंस, ये जो वास्ट डिफरेंस है, जो नली है जिसके अंदर शुक्राणु जाते हैं, अगर हम इसको काट देंगे तो इसको क्या बोलते हैं? इसको वैसेक्टोमी हिंदी में बोलते हैं, इसको शुद्धिकरण भाई। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का मतलब भाई अब तू शुद्ध हो चुका है। ठीक है, अब तू अगर संभोग भी करेगा तो भी तेरे शुक्राणु नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो शुद्धिकरण यानी वैसेक्टोमी किसको बोलेंगे? जो भी हमारी वास्ट डिफरेंस वाली जो नली है इसको जब काट देते हैं तो इसको क्या है? वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई भाई? ये चीज बताओ। थैंक यू भाई, थैंक यू योगेश कुमार। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा हमको और भी पढ़ना भाई इसके बारे में, बस उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे इसके। बस ये लास्ट पेज है जो बोर्ड वाला जो पेज है, ये लास्ट पेज, उसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे भाई। ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए भाई। अब जो नर होता है ना, नर के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं भाई, कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि ये शुक्राणुओं को संभालने के अंदर काम आती, मेल ग्लैंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है मेल ग्लैंड्स कौन कौन सी क्या क्या काम करती हैं, उनके बारे में और आपको जानने की जरूरत है। बस 3 ही ग्लैंड हैं, इनके बारे में पढ़े, उसके बाद आपका ये हो जाएगा कंप्लीट आज हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट। फिर एमसीक्यू करेंगे और फिर हम लोग बोटनी को स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है, पहला तो क्या था? पेयर्ड सेमिनल वेसिकल होते हैं भाई। ठीक है, इसको हिंदी में ये देखो, आपको बताता हूं क्या है पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, ये किसके अंदर भाई? ये ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, जो हमारी जो नीचे 2 बोल्स हैं, जो शुक्राणु बॉक्स है, ठीक है, अंडकोश है, उसके अंदर ये ग्लैंड, ये ग्रंथियां हमको देखने को मिलती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वीर्य पुटिका। हिंदी के अंदर किस नाम से जाना जाता है? इसको वीर्य पुटिका के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या कुछ मामला होता है आपको बताता हूं भाई। जो भी हमारी बॉडी के अंदर भाई जो भी शुक्राणु होते हैं ना, वो वैसे नहीं देखने को मिलते आपको। जैसे मान लिया शुक्राणु की शेप आपको मैं बताता हूं कैसी होती है भाई। ऐसी होती है स्पर्म की शेप। ठीक है, ये आगे होता है इसका हेड, बीच में इनका और कुछ नाम है, पीछे टेल होती है, इस टाइप के होते हैं स्पर्म।
तो देखो आपने कभी देखा होगा अगर स्पर्म निकलते हैं तो क्या आपको ऐसे दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। इनका साइज बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे जूम कर करके देखना पड़ता है, तब जाके ऐसी शेप आपको दिखाई देगी। ठीक है, और ये जो शुक्राणु होते हैं ना, ये एक लिक्विड के अंदर आपको मिलेंगे जिसको वीर्य बोलते हैं हम लोग। आप लोगों ने सुना वीर्य, व्हाइट व्हाइट कलर का एक फलूदा होता है जिसको लिक्विड बोलते हैं। ऐसे 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 एक फलूदा होता है, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे 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 ऐसे 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 बहुत सारे हमको वीर्य देखने को मिलेंगे। ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, मिलियन में, मिलियन का मतलब 10 लाख 20 लाख इतने इतने स्पर्म हमको एक फलूदे के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो व्हाइट व्हाइट सा फलूदा होता है जिसको हम लोग वीर्य बोलते हैं भाई। ठीक है, उसके अंदर क्या हमें बहुत सारे स्पर्म, बहुत सारे शुक्राणु देखने को मिलते हैं। तो वो जो शुक्राणु का जो ये व्हाइट व्हाइट कलर का जो ये द्रव्य है, यानी जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारे शुक्राणु होते हैं, क्योंकि अगर जैसे मान लो ये द्रव्य ना हो ना तो ये शुक्राणु मर जाएंगे भाई। ठीक है, इस लिक्विड के अंदर ये शुक्राणु जीवित रहते हैं। तो ये जो लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर ये शुक्राणु रहते हैं, इस लिक्विड पार्ट को का जो निर्माण होता है कहां पर होता है? पेयर्ड सेमिनल वेसिकल के अंदर होता है, यानी वीर्य पुटिका के अंदर भाई इसका निर्माण होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चीजें समझ में आई? तो वीर्य पुटिका के अंदर भाई किसका निर्माण होता है? जो शुक्राणुओं का जो द्रव है भाई, ठीक है, उसका निर्माण किसके अंदर होता है? वीर्य पुटिका के अंदर। कैसे याद रखोगे? शुक्राणु द्रव, शुक्राणु द्रव, द्रव का मतलब हो गया लिक्विड, जो शुक्राणुओं की जो लिक्विड है भाई, ठीक है, उसका निर्माण किसके अंदर होता है? हमारे वीर्य पुटिका के अंदर देखने को मिलता है भाई। जूस क्लियर है जी, ठीक है, ओके। अरे तुम बकवासबाजी ना करो, पढ़ लो सर। हिंदी में लिखो तो हिंदी में ही तो लिखा है भाई शुक्राणु द्रव, और ये फारसी में लिख रहा है क्या है? कलिंग इंसान, कलिंग परिवर्ती का इंसान, कलिंग युद्ध भी होता है। अरे बताऊंगा, सारी चीजें बताऊं, तुम टेंशन ना लो। वेरी गुड भाई। देखो भाई आगे देखो, अगर अगला हमारे पास सेकंड नंबर पर कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको हिंदी के अंदर भी प्रोस्टेट ग्रंथि ही बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर भाई? ये प्रोस्टेट ग्रंथि कौन सी है? ये जो ब्लेडर होता है ना, यहां पर होती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड भाई। ठीक है, यहां पर जहां पर ये हमारे जहां पर हम लोग बेल्ट बांधते हैं ना ऊपर किस तरफ, इधर इधर हमारी क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड हमको देखने को मिलती है भाई। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका मेन काम क्या होता है? जो हमारे स्पर्म, मैंने बताया ना भाई, एक लिक्विड के अंदर होते हैं। अब ये जो लिक्विड है इसका निर्माण तो कौन करती है? पेयर्ड सेमिनल वेसिकल कहते हैं, जिसको शुक्राणु द्रव बोलते हैं। अब इसके अंदर ये जो स्पर्म है हमारे, ये मूवमेंट भी तो करेंगे, आगे पीछे भी तो हिलते हैं, कि ऐसे थोड़े ना चिपे रहेंगे, आगे पीछे मूवमेंट भी तो करेंगे। तो जो मूवमेंट करते हैं वो किसकी वजह से होती है? सिट्रिक एसिड की वजह से होती है। तो वो उसका निर्माण कौन करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो काम करती है भाई। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है भाई? सिट्रिक एसिड को बनाना। सिट्रिक एसिड को हिंदी में सिट्रिक एसिड ही बोलते हैं। सिट्रिक एसिड को बनाना जो शुक्राणु की मूवमेंट में हेल्पफुल होता है भाई। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है भाई? सिट्रिक एसिड को बनाने का इसका मेन काम है, जो कि क्या? शुक्राणु की मूवमेंट के अंदर हेल्पफुल होता है भाई। मैंने बताया एक लिक्विड के अंदर आपको क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग फलूदा, ठीक है, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, जिसको वीर्य भी बोलते हैं। उसका निर्माण तो किसके अंदर होगा? पेयर्ड सेमिनल वेसिकल के अंदर। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या था, अब इसके अंदर मैंने बताया बहुत सारे शुक्राणु मिलेंगे। अब ये शुक्राणु आगे पीछे भी तो हिलेंगे, एक जगह ऐसे चिपे थोड़े ना रहेंगे। तो जो हिलने की प्रोसेस आगे पीछे भी शुक्राणुओं की, उसको क्या बोलते हैं? मतलब वो किसके अंदर होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो सिट्रिक एसिड होता है उसके रिलीज होने की वजह से होती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मेरे को चीज बताओ। वेरी गुड भाई। क्या हुआ? हाँ, सिट्रिक एसिड। ठीक है भाई, आगे चले। अगला जो हमारा नाम, उसका नाम है पेयर्ड बुलबोरेथ्रल ग्लैंड भाई। क्या नाम है? पेयर्ड बुलबोरेथ्रल ग्लैंड। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, पेयर बुलबोरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड। इसको भाई हिंदी के अंदर भी यही बोलते हैं बुलबुरेथ्रल ग्रंथि भाई। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है जो भी हमारे शुक्राणु हैं उनको क्या भाई? ल्यूब्रिकेशन देना, चिकनापन देना, ताकि वो इजीली अंदर जा सकें। ठीक है, यानी शुक्राणुओं को चिकनापन देना।
शुक्राणुओं को चिकनापन देना भाई, चिकनापन देना। ये किसका मेन काम होता है भाई? ये हमारा मेन काम होता है किसका? पेयर्ड बुलबुरेथ्रल ग्लैंड का भाई। तो ये इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को एक चीज बताओ। ओके, वेरी गुड भाई। सर बालको ना रे बालको, ये क्लास रिकॉर्ड है, बताओ यार। परोसोनी भाई, परोसोनी आप ये बताओ यार, तुम किस टाइप के यार? मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ने लग रहा है, रिकॉर्डेड कहाँ पर है? अभी समय कितना आया है? 9:48 हो रही है यार। ये टाइम देख लो यार, 9:48। टाइम कौन दिखने लग रहा था मैंने? और क्या प्रूफ दूं भाई? रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब के ऊपर लाइव थोड़े ना लिखा हुआ किधर है यार? तुम किस प्रवृत्ति के इंसान हो? ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। आगे चले, आगे अब इसके बारे में एक दो चीजें और देखो भाई। इसी के अंदर इधर ही जो एक इंसान होता है ना भाई, वो हमारा 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनाता है एक दिन के अंदर भाई। ठीक है, 200 से 300 यानी 20 से 30 करोड़ शुक्राणु एक दिन के अंदर बनाता है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक दिन में भाई। ठीक है, इतने उत्पन्न करता है एक इंसान। ये फैक्ट है जो कि आपको कुछ याद रखना है, एग्जाम के अंदर क्या होता है पूछ ले भाई। ठीक है, जो शुक्राणुओं का फर्टिलिटी प्रतिशत होता है, फर्टिलिटी का मतलब भाई इनका उत्पन्न होने का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है भाई? 60% होता है भाई। 60% चांस है भाई ये बच्चा उत्पन्न कर देंगे भाई। ठीक है, 100% कोई चांस नहीं होता भाई बच्चा उत्पन्न कर दे, 60% इनके चांस होते हैं भाई। ठीक है, तो ये दो चीजें भी आपको याद रखनी है। अब जो एक मेन बीमारी है भाई आजकल के युवाओं के अंदर, उसका नाम है सौपन दोष। सौपन दोष, ठीक है। ये सौपन दोष ये क्या चीज है भाई? इसके बारे में भी अब हम लोग बात करें भाई। सौपन दोष देखो, जैसे मैंने आपको बताया महिलाओं के अंदर क्या सिस्टम होता है कि उनके पीरियड्स आते हैं। मैंने आपको परसों वाली क्लास के अंदर बताया महिलाओं के अंदर क्या समस्या भाई। समस्या तो क्या मतलब भाई, उनके हर महीने पीरियड्स आते हैं। वो पीरियड्स क्यों आते हैं मैंने वो भी बताया था, क्योंकि भाई उनके क्या है भाई, यूटेरस के अंदर जो होता है भाई, जैसे जो गर्भाशय उसके अंदर एक मोटी मोटी क्या है दीवार बन जाती है भाई। ऐसे एक दीवार बनती है, और वो बनती किस लिए भाई? ताकि क्या है भाई बच्चे को संभाल सके। ठीक है, जो भी उनके बच्चा मतलब आगे प्रेगनेंसी के अंदर जो भी बच्चा बनना है उसको यहां पर संभाल सके। ठीक है, उसके लिए मोटी दीवार बनाता है अपनी। लेकिन अगर इसको मान लो शुक्राणु नहीं मिलेंगे तो ये दीवार अपने आप टूट जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं? पीरियड आना बोलते हैं भाई। उसके अंदर ब्लीडिंग होती है भाई महिलाओं को। ठीक है, इसी को बोलते हैं पीरियड्स आना। तो उसी टाइप से जो नर होते हैं ना, नरों के अंदर मैंने क्या बताया कि डेली भाई आपके 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं भाई, स्पर्म बनते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब आपने देखा मैंने क्या बताया भाई, ये हमारा अंडकोश है भाई, ये अंडकोश है। अभी इसके अंदर जैसे ये पूरा पूरा एक गड्ढा लगा लो, एक मटका लगा लो भाई। इसके अंदर अब डेली 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनेंगे। आप खुद सोच के देखो, इसके अंदर क्या है, डेली आपके अब 200 से 300 मिलियन भाई स्पर्म बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। तो ये गड्ढा भरेगा नहीं? भरेगा ना। जैसे आपको समझाता हूं, अब जैसे मान लिया यहाँ पर ये गड्ढा, देखो ये हमारे मान लिया 2 अंडे हैं, 2 जो बोल्स होती है जो नरों के अंदर, उसकी बात हम लोग करने लग रहे हैं। अब मैंने क्या बताया भाई, इसके अंदर डेली 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनेंगे भाई। आज भी 200 से 300 बन गए, कल भी 200 से 300 बन गए। ठीक है, अब ये पूरा पूरा गड्ढा है, क्या ये एक दिन भरेगा? नहीं भरेगा ना। ठीक है, और इसके ऊपर से क्या ऐसी ऐसी नलिकाएं लगी हुई होती हैं जो आगे जाती हैं आगे, इसके अंदर से भी ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये जिस दिन गड्ढा भर जाएगा ना, अब जैसे जो भगवान ने जो नेचुरल सिस्टम बना रखा है वो ये बना रखा है भाई, आप संभोग प्रक्रिया करो यानी सेक्स करो, उसके करने के बाद क्या होता है आपके स्पर्म निकलते हैं। भगवान ने तो ये सिस्टम बना रखा है। अब जैसे महिलाओं के अंदर भाई पीरियड्स आते हैं, सिस्टम यही तो बना रखा है भाई, आप सेक्स करोगे, ठीक है, स्पर्म अंदर छोड़ोगे तो उससे बच्चा होगा, तो उससे क्या भाई वो पीरियड्स वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन भाई अब इंसान है, अब इतने बच्चे पैदा नहीं करने, तो अब क्या है भाई, ये जो मतलब कि डेली 200-300 मिलियन स्पर्म बनते हैं, तो ये जो बोल्स हैं भर जाती हैं भाई, ये आपकी भर जाती हैं। और अगर आप संभोग प्रक्रिया नहीं करते यानी सेक्स नहीं करते तो ये शुक्राणु आपके बाहर नहीं आते। सीधी सी बात है, शुक्राणु बाहर कब आएंगे? जब आप सेक्स करोगे, संभोग करोगे, तभी बाहर आएंगे। लेकिन अगर आप अभी जैसे मान लो जिसकी शादी नहीं होती हो तो करता ही नहीं भाई। ठीक है, लेकिन आज के युग में तो ऐसा संभव नहीं, आज के युग में तो करते हैं। लेकिन एक बार के लिए मैं मानता हूं भाई, एक नॉर्मल बच्चा, शरीफ बच्चा जो ये इस प्रक्रिया को नहीं करता, ठीक है, उस बच्चे के स्पर्म बाहर नहीं आएंगे।
अब नहीं आएंगे तो भाई डेली इतने, ये तो स्पर्म तो बढ़ने लग रहे, भगवान का सिस्टम है ये तो भाई डेली बढ़ेंगे अपने आप, ठीक है, भगवान ने बना रखा है हमारा शरीर ऐसा, ठीक है, डेली बढ़ेंगे। अब क्या होता है, अब जिस दिन ये घड़ा भर जाता है पूरा, उस दिन क्या होता है भाई, ये जो स्पर्म होते हैं ये हमारे दिमाग को सिग्नल देती है, यहाँ पर जो ये ग्रंथियां होती है दिमाग को सिग्नल देती हैं कि भाई ये घड़ा भर चुका है, दोनों की दोनों जो बोल्स हैं वो भर चुकी हैं, ठीक है, इनको बाहर निकाल लो भाई। अब बाहर नहीं निकालो तो और भी तो स्पर्म तो डेली बढ़ने लग रहे हैं, बाहर तो निकालने पड़े वरना बोल्स फट जाएंगे। तब हमारा दिमाग क्या है, आपको रात के समय जब आप सुते हुए होते हो उस टाइम आपको कुछ ऐसा अश्लील सपना दिखाएगा भाई, मतलब आपको ये फील होगा जैसे कि आप सपने के अंदर संभोग करने लग रहे हो, ठीक है, और आपको इतना वास्तविक फील होगा, इतना रियल फील होगा कि हाँ भाई जैसे कि असली में ही करने लग रहे हो, ठीक है। और उस टाइम क्या होता है, आपके स्पर्म अपने आप निकल जाते हैं, फिर मतलब आपको दिमाग ये अपने आप नेचुरली ये फील करवा दिया कि हाँ भाई आप वास्तव में संभोग प्रक्रिया करने लग रहे हो और आपका वास्तव में स्पर्म है डिस्चार्ज है वो करवा देगा। इससे क्या होता है, आपकी फिर ये अंडकोश होते हैं खाली हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं स्वप्न दोष। ये कोई दोष वगैरह नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये वैसे ही बना रखा है डॉक्टरों ने और चीज़ों ने। ये नेचुरल प्रोसेस समझ में ये क्यों है, ये इसीलिए क्योंकि ये जो आपकी बोल्स हैं पूरी भर जाती हैं, अगर आप इन स्पर्म्स को बाहर नहीं निकालोगे तो भाई दिमाग अपने आप निकाल लेगा, आपको रात के समय ऐसा सपना ले देगा भाई अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये भगवान का नेचुरल सिस्टम, इसी को स्वप्न दोष बोलते हैं। आजकल चीजें समझ में आई, अरे सच में यही होती भाई, ये कोई बीमारी नहीं है स्वप्न दोष, ये वास्तविकता ये है। जो व्यक्ति जैसे मान लो जिसकी शादी हो रही है वो रेगुलर संभोग प्रक्रिया करेगा, रेगुलर सेक्स करेगा तो उसके नहीं होगा ये कभी भी। पूछ लो चाहे आप किसी भी व्यक्ति से जिसकी शादी हुई हो ना, आपका कोई दोस्त है उससे आप पूछना कि भाई क्या तेरे स्वप्न दोष होता है, उसके नहीं होगा क्योंकि वो रेगुलर सेक्स करता है तो उसके अंदर से शुक्राणु निकल जाते हैं, ठीक है। जिसके जो सेक्स नहीं करता या फिर जो किसी भी तरीके से शुक्राणुओं को बाहर नहीं निकालता तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी टाइम क्या होता है फिर ये शुक्राणु बॉक्स पूरा भर जाता है, ये जो आपके अंडे हैं, और ये जब भर जाते हैं तो ये दिमाग के अंदर सिग्नल भेजते हैं कि इनको बाहर निकालो। तब जो दिमाग होता है वो ऐसा सपना क्रिएट करेगा रात को, आपको ये फील होगा कि वाओ असली में हमने कर लिया सेक्स, ठीक है, और तब आपके शुक्राणु बाहर आ जाते हैं। 2 दिन पढ़ते ही वास्तविक संभोग सपने में गया, 2 दिन ठीक है। तो ये चीज होती है, अब पता लगा स्वप्न दोष क्या होते हैं, कोई दोष वगैरह कुछ नहीं है, ये डॉक्टरों ने बना रखा है वैसे ही पैसे ठगी के लिए। अब जैसे मान लो कोई नया नया बच्चा यार नया जवान होया है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, वो बच्चे के साथ अगर ऐसी चीज हो जाए, उसके अंदर जवान नहीं तो आगे स्पर्म तो बनने स्टार्ट हो गया, उसका ऐसे रात को ऐसे मतलब कि हो जाए, मतलब कि ठीक है स्पर्म बाहर निकल जाए तो बच्चा डर जाता है, डॉक्टर के पास आता है कि डॉक्टर जी मेरे को क्या हुआ, मेरे तो ऐसे रात को ऐसे हो गया। डॉक्टर ने उसका नाम टेक दिया स्वप्न दोष, बोला तेरे तो स्वप्न दोष की बीमारी है, ये गोली खा। और वो बीमारी है ही नहीं भाई, वो शुद्ध नेचुरल है भाई, नेचुरल कोई बीमारी नहीं है, ठीक है भाई। तो ये थे भाई आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब हम लोग करेंगे भाई एमसीक्यू। पहले तो करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कि हमने परसों पढ़ा था, उसके बाद मेल के भी जो हमारे एमसीक्यू उनको करने का प्रयास करेंगे भाई। बीमारी है डाइजेस्ट करो, भाई झूठ बोलना महेंद्र मीणा, ऐसा संभव ही नहीं है भाई। क्या सर ब्रह्मचर्य के बारे में भाई ये चीजें पॉसिबल नहीं है यार, तुम कैसे वो यार, तुम देखो मैंने आपको क्या बताया, आप लोग ये देखो तुम जो बोले तुम उसकी चीजों को विश्वास कर लेते हो क्या भाई। ऐसे तो कोई भी बोल देगा, कोई भी व्यक्ति को देगा कि हाँ भाई मेरे तो मतलब कि भाई 10 साल हो गए मेरे तो आज तक कभी स्पर्म निकले ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। और अगर ऐसी चीज है तो तू भाई नर है ही नहीं भाई, कि तेरे 10 साल से स्पर्म ही नहीं निकले हैं, शुक्राणु ही बाहर निकले हैं, इसका मतलब तू नर ही नहीं है भाई। क्योंकि जो नर होता है, नर के अंदर क्या है, ये चीजें होती है भाई, मेल के अंदर है, ये नेचुरल है। साइंस की बुक के अंदर यार ये टॉपिक है, साइंस की बुक के अंदर दे रखी यार ये चीज, ये नेचुरल है भाई। डेली 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं डेली, अगर वो मेल है नर है तो पक्के बनेंगे 100%, ठीक है। और भाई वो मतलब कि ये समझो कि निकलेंगे भाई वो। अब घड़ा है, पानी का घड़ा आपका, आप उसको पाइप के साथ भरने लग रहे हो, नलके के साथ भरने लग रहे हो, तो घड़ा जब भर जाएगा तो उसके अंदर से पानी बाहर आएगा ना। तो आप ये बताओ जिस दिन ये मान लो स्पर्म बॉक्स मान लो पूरा भर गया तो क्या स्पर्म बनने बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे क्या। और जिस दिन मान लो फिर खाली होने का वेट करेगी हमारी बॉडी की, कब खाली हो फिर हम दोबारा स्पर्म बनाने स्टार्ट, ऐसा नहीं भाई। भगवान ने नेचुरल सिस्टम बना के डेली बनेंगे तो बनेंगे,
ठीक है, चाहे तुम करो चाहे ना करो, स्पर्म डेली बढ़ेंगे। और जिस दिन ये गड्ढा भर गया उस दिन सपना आके धक्के से बाहर निकाले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये सब फालतू के वो हुए हैं। अगला देखो, अगला अब हमारा प्रश्न देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र, और जोन से जने मेरे कौन थे ना, कल परसों एक दो बच्चे कमेंट में कौन थे नो बोले जी, बोले जी तो बोले यो बैन होगा, मासूम शर्मा का पाछा यो होगा, दूसरा जना बैन। और इसमें बैन की क्या बात है, ये देख लो, रेलवे ग्रुप डी के अंदर प्रश्न आ रहा है। रेलवे ग्रुप डी 30 अगस्त 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर 1 के अंदर रेलवे वाले कर दो बैन, कह दो ये कैसे पूछ लिया इस टाइप का प्रश्न, बैन करो इनको। ये थोड़े ना होता है यार, जो साइंस की बुक के अंदर दे रखी वो चीज़ तो पढ़ाएंगे भाई। बैन तब किया जाता है हम कुछ गाली गलौज करने लग रहे हो भाई, मैं वीडियो के अंदर कुछ गाली दूं, ठीक है, तब तो भाई मेरे को बैन करो भाई। यार कुछ गाली नहीं है, तो नॉर्मल चीज़ है भाई, साइंस की बुक के अंदर दे रखा है। बोलो मासूम शर्मा बात दूसरा नंबर इसका हरियाणा, अब भाई सोचा करो भाई, ठीक है, हमको गाली कौन देने लग रहे, कुछ चीज़ सिखावा, हाँ, जो बच्चे के जीवन में काम आएगी, पेपर में काम आएगी, नौकरी लगेगा बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूटेरस, यूरेथ्रा, ओवेरीज या फैलोपियन ट्यूब। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको बताता हूं। तो यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा क्या होता है, मूत्र मार्ग, ठीक है। क्या मूत्र मार्ग है वो हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है? नहीं है भाई। यूटेरस तो है, यूटेरस तो गर्भाशय है, जिसके अंदर क्या है, जो मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर मोटी मोटी दीवारें बनती है इस टाइप से, ये जो मोटी मोटी दीवारें बनती है किसके अंदर बनती है, यूटेरस यानी गर्भाशय के अंदर बनती है, ठीक है। ओवेरीज, ओवेरीज जो जिसके अंदर क्या है, जिसको अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं हिंदी में ओवेरीज को, अंडाणु, जिसके अंदर अंडे बनते हैं, एग्स रिलीज होता है फीमेल के अंदर। फैलोपियन ट्यूब, जिसके अंदर से वो अंडा चल के जाता है ऐसे ऐसे, देखा हो आपने Oh, stop it, guys. Stop it. लूडो हो या क्रिकेट, शुरू। अरे मेरे हिसाब से मैं सच्ची बताऊं, अरे तो ब्रह्मचर्य का मतलब आपकी चीज समझ में नहीं आती है। बाबा लोग ब्रह्मचर्य रहते हैं, उनका घड़ा, अरे तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि भाई वो जो ये संसार की जो ये जो चीजें हैं ना, इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। मान लो संभोग प्रक्रिया, संभोग प्रक्रिया के अंदर भाई वो बाबा जी हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होने लग रहे, लेकिन स्पर्म तो बाहर आएंगे, ठीक, कोई ब्रह्मचर्य स्पर्म बाहर आएंगे भाई। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप किसी डॉक्टर की से जाके पूछ लेना, कोई जो सेक्स का जो डॉक्टर होता है उससे जाके पूछ लेना भाई, गायनेकोलॉजिस्ट जो महिलाओं के लिए होता है और पुरुषों के लिए पता नहीं क्या नाम वो है, ठीक है, उनके पास जाओ, आपसे पूछ लो उनसे कि ये प्रक्रिया सत्य है या झूठ है। अगर मेरी बात पे यकीन ना, आप YouTube पे कोई और सर्च कर लो या फिर आप क्रोम ब्राउजर पे सर्च कर लो, ये चीज पूछ लो कि क्या ये चीज सत्य है कि भाई डेली इतने स्पर्म बनते हैं और एक समय के बाद जब ये घड़ा भर जाता है उसका ये स्पर्म बाहर आते हैं। चाहे कोई भी इंसान हो ये प्रक्रिया होती है। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि उसके शुक्राणु बाहर नहीं आएंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि वो बाबा है भाई इन प्रक्रियाओं के अंदर लीन नहीं हो, भाई संभोग वगैरह हो गया या जो ये संसार की जो ये वासनाएं हैं भाई, जैसे मान लो गाड़ी घर बंगले, इन प्रक्रियाओं के अंदर भाई वो चीजें मतलब कि उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है। और एक जो नारी है अगर मान लो उसकी शादी भी हुई है किसी बाबा की, तो वो एक नारी के प्रति ही डेडिकेटेड है, इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ना कि ये भाई कि हाँ भाई अब तो मेरे शुक्राणु निकलने ही बंद हो जाएंगे, इसी को ब्रह्मचर्य बोलेंगे। नो, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ठीक है। और मैंने बताया ये भी एक उम्र तक होते हैं, मैंने नहीं बताया था, कल मैंने बताया था भाई जो पुरुषों के अंदर शुक्राणु है वो 60-65 साल की उम्र तक बनते हैं, महिलाओं के अंदर जो अंडाणु 50 साल की उम्र तक, 60-65 साल के बाद फिर शुक्राणु बनने ही बंद हो जाएंगे, फिर अपने आप ही नाइट फॉल जिसको सोपन दोष बोलते हो आना बंद हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई, आगे एमसीक्यू और करते हैं। Select the correct example for the mechanical barrier method of contraception from the option given below। नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करें। परसों करवाई थी अलग अलग टाइप की विधियां, तो रेलवे ग्रुप डी के अंदर है 13 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भाई कि कौन सी टाइप की विधि है जिसके तहत क्या गर्भ निरोधन है वो मैकेनिकल टाइप यानी यांत्रिक बाधा है। भाई एक यंत्र लगा दिया बीच में
भाई जिसकी वजह से क्या है भाई आगे अब शुक्राणु नहीं जाएंगे। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स यंत्र लगाती हैं, नो गर्भ निरोधक गोलियां बोलते हैं जिसको। यूज ऑफ कॉन्डम, कॉन्डम क्या बीच में यंत्र की तरह ही तो है भाई, जो नर का जो लिंग है पेनिस है उसके ऊपर उसको पहना जाता है, आगे शुक्राणु को जाने नहीं देगा। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, यूज ऑफ कॉन्डम। अरे ये प्रश्न देख लो एज इट इज रेलवे के अंदर आया हुआ भाई, बोलो अब इनको ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, समाज खराब हो जाएगा। आगे देखो क्या है, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर टू फोइटस आर सप्लाइड थ्रू। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो माता होती है जिसके अंदर भाई मतलब बच्चे पढ़ने लगे रहे पेट के अंदर, उसके फोइटस तक भाई कैसे किसके थ्रू आपके सप्लाई होते हैं, कल मैंने स्पेशल बताया। मां से भ्रूण तक पोषक तत्वों की आपूर्ति डैश के माध्यम से होती है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर 22 सितंबर 2022 के अंदर भाई। तो देखो जो मां है, मां से जो उनका भ्रूण है, ठीक है, उस तक जो पोषक तत्व कैसे है, किसके माध्यम से, प्लेसेंटा। इसको हिंदी में प्लेसेंटा ही बोलते हैं। परसों नहीं बताया था, प्लेसेंटा के माध्यम से। अगर देखो तुमने पढ़ रखे होंगे ना, रिवीजन मारी होगी परसों वाली क्लास की, तो आंसर दे दोगे, और अगर रिवीजन ही नहीं मारी होगी तो आंसर नहीं आएंगे तुमको, ठीक है। प्लेसेंटा परसों करवाया था। आगे चलो भाई, डैश इज ए लॉस ऑफ इनटेक ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल। मैंने परसों आपको स्पेशली बताया था, अगर गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से क्या नुकसान होता है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर 7/10/2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर मैंने आपको परसों ही बताया था। जैसे मान लो भाई, देखो भाई लड़कियों, आप लोगों के लिए भी थोड़ी समझ की चीज़ है, थोड़ा समझो, ठीक है। मैं आपको गलत राय नहीं दूंगा, ठीक है। और आप मेरे साथ लड़के लड़की सारे मेरे साथ इतने कंफर्टेबल हो कि मैं आपसे इस टाइप की बातें कर सकता हूँ। तो देखो भाई, जितनी भी गर्ल्स हैं स्पेशल उनको मेरे को यही चीज़ बतानी है कि जैसे मान लो आपका कोई बॉयफ्रेंड है या आपका हस्बैंड, कोई भी लगा लो, ठीक है। आप जब भी संभोग प्रक्रिया को करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसके बाद या तो उनको बोलो कि भाई कॉन्डम का यूज़ करें, प्रोटेक्शन का। अगर उसका यूज़ नहीं कर सकते भाई, ठीक है, तो बेशक करने की टाल कर दो भाई। ये जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इतनी नुकसानदायक होते हुए भगवान कसम भाई मैक्सिमम लड़कियों को पता नहीं होता, और उनके बॉयफ्रेंड हैं या कोई और हैं भाई, वो उनको गोलियां खिलाते रहते हैं भाई। आगे मां नहीं बन पाओगी कभी भी, जीवन में कभी भी नहीं बन पाओगी। ये देखो लो, ये इसी पर्सन के अंदर देखा है, ये क्या देखे है, दे कैन कोज हार्मोनल इम्बैलेंस। जो आपके शरीर के जो हार्मोन्स हैं उनको इम्बैलेंस कर देती हैं। देखो ये रहा, इनटेक ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल, जो गर्भ निरोधक गोलियां है, ये खाने से क्या है, जो आपके हार्मोन्स होते हैं उनका क्या है, इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। चीजें समझ में आई? आपने संभोग किया, सेक्स किया, उसके बाद मान लो आपने भाई ये बर्थ कंट्रोल पिल खा ली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, ये शुक्राणुओं को तो मार देती है भाई। आपको एक बार के लिए प्रेगनेंसी तो टल गई, लेकिन क्या आपके जो शरीर के जो हार्मोन्स है ना, उनको सारों को इम्बैलेंस कर देती है। इसके अंदर इतने इतने हार्मफुल केमिकल होते हैं, ठीक है। अगर मान लो जैसे पता है कब लेने की होती है, ये तब लेने की होती है बाय चांस गलती से भाई आपके स्पर्म अंदर रिलीज हो गए। जैसे मान लो कि मेल फीमेल सेक्स करने लग रहे थे और उन्होंने कॉन्डम का भी यूज़ किया, बाय चांस कॉन्डम फट गया। वैसे तो बहुत कम चांस होते, 0.1 चांस होते, 0.1%, लेकिन बाय चांस मान लिया भाई गलती से साल में कभी एक बार भाई इस टाइप की घटना होगी, तब ये चीज़ लेने की होती है। और आज के दिन में क्या होता है, जो मैक्सिमम कपल्स होते हैं वो यही इसी को करते हैं, भाई गोली खा ले, भाई कर लिया ले गोली खा, कर लिया ले गोली खा, ठीक है। इससे मैक्सिमम लड़कियों को पता ही नहीं है, और वो लड़के हैं मेरे हिसाब से शायद उनको भी नहीं पता कि भविष्य में, और उनको कोई लेना देना भी नहीं, क्योंकि इनको ये होता है शादी तो करनी नहीं है, आगे किसी और की जाएगी, तो भविष्य में मां नहीं बन पाओगी कभी भी। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं भाई, सही बताने लग रहा हूं आपको भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ये चीजें काम की है, कभी आप इसको हल्के में लो। अगर आपकी भी मान लो कोई गर्लफ्रेंड है भाई, देखो सबके अंदर आती है, और आप भी अगर इस टाइप की प्रोसेस करते हो तो कभी भी ये गोलियां मत देना भाई। अगर आपको उससे शादी करनी है, रियल अगर आपको उससे लव होगा या जो भी आप जिसको प्रेम बोलते हो, तो आप मेरे हिसाब से कभी भी ये चीज़ नहीं करोगे। आप कभी भी ये नहीं चाहोगे उसके बॉडी को, शरीर को नुकसान हो, ठीक है। चले आगे, आगे चलो अगला कौन सा है, व्हाट
टाइप ऑफ डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग एडोलोसेंस। जब भी आपकी किशोरावस्था आती, किशोरावस्था मतलब जब भी हमारी 13 टीनेजर बोलते हैं जिसको, ठीक है, 13 साल से लेके 19 साल तक की एज होती है, उस अवस्था के अंदर अगर आपको अपना जो प्रजनन तंत्र है, रिप्रोडक्शन वाली जो प्रणाली है, उसको अगर आपको अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें किस टाइप की आहार की आवश्यकता होती है? तो बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे आहार की जरूरत है जिसके अंदर प्रॉपर मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन हमको देखने को मिले। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है भाई। आगे चलो, अगला कौन सा है? विच ऑफ दीज मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन कैन बी हेल्पफुल इन स्टॉपिंग द स्पीड ऑफ सेक्सुअल स्प्रीड ऑफ सेक्सुअल इन्फेक्शन डिसीज टू सम एक्सटेंट। आपको समझाता हूं। अब ये क्या चीज मैं आपको शायद बतानी भूल गया कि जो भी नर मादा संभोग करते हैं भाई, तो बहुत सारे होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भाई। अब आपको बता देता हूं, आपके फ्यूचर में काम आएंगे, जो मेल फीमेल है उनके लिए भाई। उनके अंदर एक सबसे जो बड़ा है वो है HIV और एड्स, ठीक है। ये जो डिसीज है ना, ये कब होता है? ये होता है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से होता है। अब आप बोलोगे भाई अनप्रोटेक्टेड यानी कि बिना कंडोम के कभी कर लिया तो सीधा HIV एड्स? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये ऐसे होता, मान लो कि जैसे किसी के HIV है, मान लो किसी भी व्यक्ति के है, ठीक है, और उसने मान लो कोई लड़के के, मान लो उसने किसी लड़की के साथ संभोग कर लिया, तो वहां से वो HIV हो जाएगी लड़की की, ठीक है। और मान लिया आपने भी उस लड़की के साथ कर लिया, तो वहां से वो HIV हो जाएगी आपके। और अगर आपने कॉन्डम नाम की प्रोटेक्शन लगाई है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आप उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आओगे, बीच में आपका एक कॉन्डम होगा, तो उससे क्या आपके जो डिसीज हैं वो आपके ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे डिसीज है, HIV एड्स, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, इसके अंदर तो सीधी मृत्यु है भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है गनोरिया। ये गनोरिया ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भाई जो आपके सेक्सुअल पार्ट हैं, जैसे लिंग है, योनि है, उनके आसपास छोटी 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 फुंसियां हो जाती हैं भाई। सर कैसे पता चलेगा किसी को HIV एड्स से? किलर मैन भाई, ये देखो मैं आपको बता देता हूं कि ये पता लगाना अपने बस में नहीं है भाई कि किसी के HIV एड्स है या नहीं है। अपने हाथ में भाई अपनी प्रोटेक्शन खुद रखना, ठीक है। आप जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, संभोग करते हो, तो हमेशा कॉन्डम का यूज करो। अगर आपके पास वाइफ है भाई, जैसे मान लो आपकी शादी होगी, आपके पास वाइफ है, ठीक है, तो पहले उसका मतलब जब भी शादी करो भाई, मेरा तो पर्सनल सजेशन यही है कि भाई HIV एड्स का टेस्ट जरूर करवाओ, ठीक है। खुद का भी करवाओ, उसका भी करवाओ, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी वाइफ है, फिर से उसके साथ कॉन्डम के साथ करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से आप कैसे करो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वो आप दोनों फिर सेफ हो, ठीक है। लेकिन जब भी कोई अननोन पार्टनर है, अब मान लो आप गर्लफ्रेंड बनाते हो, ठीक है, या फिर आप बॉयफ्रेंड बनाते हो, तो आपको पता थोड़ी ना भाई आपसे पहले वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आया है, नहीं पता ना आपको इस चीज का। आप 100% एश्योर हो। मान लो कोई भी मान लिया भाई किसी आपने कोई भी गर्लफ्रेंड बनाई, वो ऐसे बोले मैंने तो आज तक कभी किसी के साथ नहीं किया, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना सच बोलने लगी, क्या पता झूठ बोलने लगी, क्या पता किया हो। और इसी टाइप से मान लो कोई लड़की वो बॉयफ्रेंड बनाते हो और बॉयफ्रेंड बोलते नहीं मैंने तो आज तक किसी के साथ नहीं किया, क्या पता 10 के साथ मुंह मार के आ रहा हो, ठीक है। तो उसके क्या पता भाई कहीं पे किसी के HIV एड्स और उसके भी लग गई हो और वो आपके साथ करे अनप्रोटेक्टेड और आपके भी हो जाए, ठीक है। और गनोरिया, ये गनोरिया भी कब होता है? जब आप एक से ज्यादा पार्टनर के साथ संभोग करते हो। मेनली आपने देखा होगा कि कुछ लेडीज हैं वो स्पेशल ये धंधा करती हैं, उसको धंधा बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने भाई, जैसे मतलब पैसे के अंदर सेक्स करती हैं भाई, ठीक है, संभोग करते हैं, आपने सुना होगा। उन लेडीज के मैक्सिमम चांस होते हैं कि गनोरिया रोग हो जाता है। ये गनोरिया कब होता है? जब एक महिला लगा लो वो एक से ज्यादा लोगों के साथ सेक्स करे, उसको गनोरिया बीमारी हो जाती है भाई, ठीक है। जैसे मान लिया एक के साथ कर लिया, 2 के साथ कर लिया, वो अब किस्मत के ऊपर डिपेंड होता है। मान लो 3-4 के साथ और भी कर लिया, ठीक है, अलग अलग पार्टनर्स के साथ, तब क्या है गनोरिया हो जाएगा। जो आपके लिंग है या योनि है उसके पास छोटी 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 बहुत सारी फुंसियां हो जाएंगी, ठीक है, खाज खुजली आएगी और गंदी सी स्मेल आएगी। तो ये सारे इसी के लक्षण हैं और सबसे खतरनाक बीमारियां ये। अगर इनसे बचना है तो प्रॉपर शादी होने के बाद अपने पार्टनर का टेस्ट करवाओ, ठीक है। और कभी भी अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो हमेशा कॉन्डम का यूज करो भाई, ठीक है। ये चीजें आपकी हेल्थ के लिए बताने लग रहा हूं,
तो ये देखिए जिनको बोलते हैं सेक्सुअल इन्फेक्शन, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी बोलते हैं, जिसको एसटीडी आपने नाम सुना, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। इनको रोकने में कौन सबसे यूजफुल है? कॉन्डम यूजफुल है भाई, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। द टर्म डैश रेफर्स टू द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, भाई कौन सा शब्द है मासिक धर्म के अंत को संदर्भित करता है? रेलवे ग्रुप डी के अंदर है 5 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई, जो आपका मासिक धर्म है, यानी जो मेंस्ट्रुएशन, जो पीरियड्स जो बोलते हैं हम जिसको, जो पीरियड्स आते हैं भाई, वो मान लिया भाई इस एज के ऊपर भाई, मान लिया मैंने आपको बताया 50 साल की उम्र के अंदर आपके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मिनोपोज बोलते हैं, हिंदी में मिनोपोज ही बोलते हैं, नहीं बताया था मैंने आपको, ठीक है। मिनाच ये किसको बोलेंगे? जब आपके पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, जब पहली बार पीरियड्स आते हैं उसको मिनाच बोलते हैं, और जो लास्ट पीरियड्स होते हैं उसको मिनोपोज के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। आगे चलो भाई। हाउ डज द लूप वर्क एज ए कंट्रासेप्टिव? भाई ये लूप होता है, ये भी एक डिवाइस है, जैसे आपको मैंने नहीं बताया कॉपर-टी है, कॉपर-टी की तरह ही लूप भी क्या एक डिवाइस है, जिसको हम लोग गर्भ निरोध के रूप में यूज करते हैं भाई। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है भाई, इट ब्लॉक्स द सिक्रेशन ऑफ स्पर्म्स, भाई जो स्पर्म्स है, स्पर्म का जो उत्पादन है उसी को रोक देता है ये, ठीक है। ये कौन सा? लूप वाला डिवाइस होता है भाई, ये भी रेलवे ग्रुप डी के अंदर है। आगे देखो भाई, ए पेयर ऑफ डक्ट का मतलब जो नलियां हैं, अराइजिंग फ्रॉम टेस्टिस, अंडाशय से निकलती, विच कैरी स्पर्म्स आर, वृषण से निकलने वाली नलिकाओं की एक जोड़ी जो शुक्राणुओं को ले जाती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? वास डिफरेंस नहीं बोलते। चित्र के अंदर मैंने बताया था जो वृषण हमारा, इसके अंदर से जो नलियां हैं जो शुक्राणुओं को लेके जाती है, इस नली का क्या नाम है? वास्ट डिफरेंस, ये इसके अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाएगा भाई? वास्ट डिफरेंस के नाम से जाना जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है करेक्ट, जो वास्ट डिफरेंस भाई। चीजें क्लियर है? आगे चले, आगे चलो भाई। अब हम लोग बात करेंगे भाई, देखो अब हमारा जो मैं आपको बता देता हूं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भाई, यानी जो हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, प्रजनन वाला जो चैप्टर है, वो हो चुका है हमारा कंप्लीट भाई, ठीक है। अब हम लोग करेंगे भाई थोड़ा सा बोटनी, ठीक है। बोटनी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे भाई, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भाई थोड़ा सा देखो 56 मिनट की क्लास हुई भाई, थोड़ा सा तो पढ़ोगे, ठीक है भाई। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? बोटनी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मैं चाहता हूं कल आपकी बायोलॉजी है खत्म हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लो प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। क्या है? कोई भी अन्य इस मार्ग पर उनका नहीं होता, क्योंकि दिमाग में नहीं सोचते, कंट्रोल होता है, गति कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है भाई। ताम हो अंधभक्त, मानो किसी की होगो नहीं यार। तुम साइंस का दिमाग तक क्यों कौन चालते यार? तुम दिमाग पे कंट्रोल होता है, उसका नहीं होता दिमाग पे अरे यार नो सोचे मेरा दिमाग पे कंट्रोल है, मैं अपने दिल की धड़कन रोक के दिखा सकता हूं। रुक जाइए के रोक के दिखा ले, दिमाग पे कंट्रोल है तो। मेरा नहीं यार, किस टाइप के इंसान है, जमाए अंधभक्त हैं भाई। इतना है तू सेंस अपा को, तू खुद का दिमाग पे कंट्रोल कर ले, तू रोक के दिखा ले। कौन नहीं रुका भाई? ये चीजें, जो चीज नेचुरल है नेचुरल है, रोकनी है तो भाई नसबंदी करवा ले, शुद्धिकरण करवा ले, जिद रुकेगा नहीं। कौन नहीं रुका भाई? दिमाग पे कंट्रोल है, गति कंट्रोल है, नु कौन नहीं होया करा है। ये पागल वाली चीज करी जाएंगे जमाए यार। कोई किसी चीज ना कहे दूसरी चीज ना मान ले आंख मीच की, खुद का थोड़ा सा भी दिमाग को लगा यार। साइंस जब कहने लग रही है कि भाई डेली इसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं, और एक समय के बाद मान लो 10 दिन 15 दिन के बाद जब ये गड्ढा भर जाता है, पूरा स्पर्म बॉक्स भर जाता है, उसके बाद इसके अंदर स्पर्म बाहर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। या तो अपनी नसबंदी करवा लो, नहीं तो स्पर्म बाहर आएंगे। सपना आएगा रात को, सपना नहीं आएगा तो डायरेक्ट बाहर आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर भाई, कोई नहीं रोक सकता। दिमाग पे कंट्रोल होता है, गति पे कंट्रोल होता है। मेरा निजमाए कलिंग प्रवृत्ति का इंसान है भाई, कितना समझा लो, कुछ समझा लो, दिमाग पे कंट्रोल होता है। बुत तू कर ले कंट्रोल, है इतना कंट्रोल हो दो तेरे पे, तू रोक के दिखा दे, पूरा महीना लग रोक के दिखा दे, मान जी वहां कंट्रोल। पागल बनाए जाएंगे, जो कोई कि मैं कह उससे ना मान लेंगे। मैं क्या बताया भाई, अगर कोई व्यक्ति करने लगे भाई ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब ही ये होता है कि भाई वो सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने लग रहा, मतलब संभोग क्रिया नहीं करने लग रहा, उसका मतलब ये है ब्रह्मचर्य का मतलब, ठीक है भाई। समाज की जो वासनाएं हैं, जो सुख हैं, भाई गाड़ी घोड़े बंगले, ठीक है, इन चीजों से दूर है।
आपने भी सुना होगा प्रभु श्री राम भी ब्रह्मचारी थे, नाम सुना है ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी का मतलब क्या है भाई? यही मतलब है कि भाई वो भाई अपने जो एक पार्टनर है उसके प्रति डेडिकेटेड रहो। जैसे जो भी आपकी वाइफ है उसके प्रति डेडिकेटेड रहो भाई। ये नहीं भाई आपकी वाइफ भी और आप उसके अलावा भी 4-5 लड़कियों के साथ घूमने लग रहे हो, ठीक है, वो ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी मतलब है या तो आप जो संभोग वाली प्रक्रिया उसके अंदर लीन ही नहीं हो, ठीक है, और लीन हो तो सिर्फ अपनी वाइफ के प्रति हो, इसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। पागल। ठीक है भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे बोटनी के बारे में भाई। मतलब है कौन पता भाई? ऊए लागे रंगे। वेरी गुड भाई। बिल्कुल भाई, नॉर्मल है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे बोटनी के बारे में भाई, ठीक है। हल्का सा पढ़ेंगे, सारे 2-3 प्रश्न है, आधा चैप्टर लिपटा देंगे आज सारा। नो समझो 15 मिनट की क्लास लगेगी। बोटनी, बोटनी किसको बोलते हैं भाई? हिंदी में बोले तो भाई हमारा जैसे जूलॉजी है, जूलॉजी के अंदर होता है जीव विज्ञान, ठीक है। बोटनी का मतलब होता है पौधों का जो विज्ञान होता है उसको बोलते हैं बोटनी, यानी जो पौधों का अध्ययन है, पौधों का विज्ञान, उसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है? उसको बोटनी के नाम से जाना जाता है भाई। एक होती जूलॉजी, आपने नाम सुना, जूलॉजी, बोटनी, ठीक है, जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उनको पता है, ठीक है। तो यानी कि जो क्या हो गया, बिल्कुल भाई। तो पौधों का विज्ञान यानी क्या भाई? हमारा जो बोटनी है उसको जाना जाता है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है भाई? पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बोटनी का मतलब ही क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स में। बोटनी का मतलब क्या हमारा? स्टडी ऑफ प्लांट्स भाई। स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों का जो अध्ययन है भाई, उसी को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? उसी को बोटनी के नाम से जानते हैं। तो जूलॉजी, जू का मतलब देखो, आप जू में नहीं जाते, जू में क्या होते हैं? अलग अलग जानवर होते हैं, तो जानवर हमें जू के अंदर देखने, यानी जूलॉजी जीवों से संबंधित है। और बोटनी किससे भाई? जो हमारे क्या है, जो पौधे हैं, पौधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बोटनी हमारा बोलते। चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को चीज बताओ। वेरी गुड भाई, गुड गुड गुड। अब जो बोटनी है भाई, इसकी मेनली मतलब कि इसके खोजकर्ता कौन थे? तो कौन थे भाई? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस है भाई, वो इसके क्या थे? खोजकर्ता थे भाई। जो बोटनी यानी जो पौधों का अध्ययन है उसकी की खोज किसने करी थी? थियोफ्रेस्टस। ये कोई नहीं पूछता, ये सिर्फ आपकी नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए बताना है। सिर्फ ये पूछ सकता है भाई स्टडी ऑफ प्लांट्स किसको बोलते हैं? बोटनी को। लेकिन ये थियोफ्रेस्टस ये कोई नहीं पूछा, खोजकर्ता कौन था वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे भाई। देखो, पहली जो चीज उसका नाम है फोटोसाइंथेसिस। आप सभी को पता है फोटोसाइंथेसिस भाई। फोटोसाइंथेसिस होती क्या भाई? फोटोसाइंथेसिस जिसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। सभी को पता है, पहले करवाई भी थी यार, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है भाई? जो भी पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो किस प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं? फोटोसाइंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से क्या है? पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यानी फोटोसाइंथेसिस किसको बोलेंगे? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसाइंथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो फोटोसाइंथेसिस किसको बोलेंगे? वो प्रोसेस जिसके माध्यम से क्या पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी प्रोसेस को किस नाम से भाई? फोटोसाइंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। इसके अंदर एक रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताई थी भाई, 6CO2 प्लस 12H2O, और यहां पर क्या आएगी? सनलाइट आएगी हमारी, यानी सूर्य का प्रकाश आएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस किसके अंदर होती है? क्लोरोफिल के अंदर होती है भाई, क्लोरोफिल के अंदर होती है। और फिर इससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। ये हमारी होगी भाई, ये रिएक्शन होगी भाई, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 पानी है, वो मिलके क्या बनाते हैं? एक तो हमारी ग्लूकोज बनाएंगे, मैंने आपको बताया C6H12O6 पहले नहीं करवाई थी, ग्लूकोज बनाएंगे। फिर हमारा क्या है? पानी निकालेंगे 6H2O, और फिर क्या है भाई? ऑक्सीजन छोड़ देंगे, यानी क्या है भाई? C6H12O6। फिर हमारा पानी निकाल लेंगे भाई, हमारा नहीं, पौधों का हमारा पानी तो भाई अपने आप ही निकल जाता है। फिर 6 ऑक्सीजन छोड़ देंगे भाई हवा में, ठीक है भाई। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं भाई। अब इसको देखो मेनली कैसे समझोगे, मैं आपको समझाता हूं। जो फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस होती है वो होती क्या भाई? पौधे होते हैं ना, जो पौधे हमारे,
उसके ऊपर ऐसी पत्तियां होती हैं, आप सभी को पता है, इस टाइप से ऐसे पत्ती होती है पौधों के ऊपर होती हैं। ये जो पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं भाई, इसके अंदर ऐसे छोटे 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 दाने देखने को मिलते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप के साथ देखेंगे ना तब आपको दिखेंगे। इन दानों को बोलते हैं भाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हिंदी में भी क्लोरोफिल ही बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल का, तो जब भी सूर्य की रोशनी पड़ती है, जैसे ये सनलाइट आई, ठीक है, ये सूर्य की रोशनी जैसे ही इसके ऊपर पड़ेगी ना, तब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। वातावरण के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? पानी के साथ होगी। पौधे के अंदर पानी भी तो होता है, उस पानी के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रिएक्शन होगी, वो मिलके क्या है भाई, सूर्य की रोशनी के उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाएगा। C6H12O6 क्या होती है? ग्लूकोज। यही पौधे का भोजन होता है। ग्लूकोज ही क्या होता है? पौधे का भोजन होता है। साथ में कुछ पानी भी बनाएगा और साथ में क्या? ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन को वातावरण में रिलीज। आपने सुना हुआ पौधे हमको क्या है? ऑक्सीजन देते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। वो इसीलिए तो देते हैं, ऐसे ही तो देते हैं। जो भी हमारे वातावरण में आपने देखा होगा, वातावरण के अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ गई तो भाई पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाओ। तो पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने का मतलब क्या है? यही तो है, जितने ज्यादा पौधे लगाओगे कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, और जितने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी। तो इसी प्रोसेस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब जैसे जो भी सूर्य की रोशनी आती है, जैसे मान लो ये सूर्य की आपकी रोशनी है, अब ये जो आपने देखा भाई, जो सूर्य की सनलाइट होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं। सनलाइट में कितने होते हैं भाई? 7 कलर होते हैं। आप लोगों ने नाम भी सुने, विबग्योर, VIBGYOR सुना होगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, 7 कलर हमारी सनलाइट के अंदर होते हैं। क्या ये सारे के सारे कलर हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर अवेलेबल होते हैं? नो। इसके अंदर से जो मेनली 3 रंग होते हैं, जिसकी वजह से मेनली जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है भाई, उन रंगों के बारे में भी आपको याद रखना है। तो क्या क्या चीजें आपको बताता हूं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भाई कौन से वाले जो हमें रंग हैं वो देखने को मिलते हैं। देखो क्या है, प्लांट्स जो पौधे हैं, प्लांट्स मेक देयर फूड, मतलब प्लांट खुद का भोजन किससे बनाते हैं? फ्रॉम व्हाइट लाइट। भाई व्हाइट लाइट से बनाते हैं, यानी जो सनलाइट होती है, सनलाइट को व्हाइट लाइट बोलते हैं। व्हाइट होती है लाइट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? जो सनलाइट होती है इसके अंदर मैंने आपको बताया 7 टाइप के कलर होते हैं। उसके अंदर जिस रोशनी का सबसे ज्यादा पौधे प्रयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, उस रोशनी का क्या नाम है? व्हाइट। ठीक है, जो व्हाइट कलर होता है हमारा, यानी जो व्हाइट लाइट है, ठीक है, उसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है पौधों के अंदर भाई। ठीक है, अपना भोजन बनाने के लिए, नॉर्मल सीधी सी बात है। सेकंड नंबर पे जो हमारा नाम आता है वो है भाई रेड। जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट का प्रयोग सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा होता है। और थर्ड नंबर पे होता है भाई ब्लू, यानी जो सूर्य से जो आपकी लाइट आती है उसके अंदर जो मेनली व्हाइट लाइट होगी, सबसे ज्यादा तो पौधे उसी का यूज करते हैं, वो उसी से अपना भोजन बनाते हैं। अगर मान लो व्हाइट लाइट की कमी है तो सेकंड नंबर पे रेड लाइट का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और थर्ड नंबर पे भाई जो ब्लू कलर की लाइट है उसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आगे एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के अंदर आया। अब सबसे कम कौन से रंग का प्रयोग, कौन से रंग की लाइट का करते हैं भाई? सबसे कम प्रयोग कौन सी लाइट का करते हैं भाई? कौन सी लाइट का करते हैं भाई? ठीक है, जो पौधे होते हैं वो सबसे कम प्रयोग है भाई, वो कौन सी लाइट का करते हैं? तो कौन सी लाइट का करते हैं भाई? जो ग्रीन कलर की जो लाइट होती है ना, ग्रीन। अब इसका अब आप सोचो, पौधे तो खुद ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसीलिए तो ग्रीन लाइट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, पौधे के अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी लाइट का प्रयोग सबसे कम करते हैं? ग्रीन का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रीन कलर के तो वो खुद होते हैं। अब पौधा खुद ही हरे रंग का है, तो हरे रंग की लाइट का प्रयोग क्यों करेगा भाई वो? तो यही चीज इसके अंदर पूछी जाती है। आधे जने बकवासबाजी में लगे रहे हैं। 55 बच्चे हैं जो कि लगातार कमेंट करने लगे रहे बकवासबाजी के अंदर, मतलब कि 55 के अंदर से 10 एक बच्चे तो पढ़नी है जो जेन्युइन कमेंट करें, बाकी बकवासबाजी। ठीक है, वेरी गुड भाई, ओके। इतनी चीजें समझ में आई। अब मैंने आपको बात करी थी पौधे की पत्ती के बारे में भाई। ये हमारी पौधे की पत्ती है, इसके अंदर ऐसे ऐसी है। अब इसके अंदर भाई 2 चीजें देखने को मिलती हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है भाई?
जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसी के अंदर हमको क्या है, क्लोरोफिल देखने को मिलता है। अब ये जो क्लोरोफिल होता है ना, इसके कुछ मेन काम है भाई, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसके मेन काम होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, उसके मेन काम होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट, इसका मेन काम क्या है भाई, अब मैंने बताया जो लाइट वगैरह है उसको क्लोरोफिल के माध्यम से एब्जॉर्ब करवाना। अब ये जो क्लोरोफिल होता है ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये 3 टाइप का देखने को मिलता है हमको भाई, ठीक है। कितने टाइप का? 3 टाइप का हमको क्लोरोफिल देखने को मिलता है हमारे उसके अंदर में। एक का नाम तो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ठीक है। सेकंड का नाम है भाई क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, ये हमारा सेकंड वाले क्लोरोफिल का नाम है। और तीसरे क्लोरोफिल का नाम क्या है भाई, कैरोटीनॉइड। क्या नाम भाई, कैरोटीनॉइड। तो 3 टाइप के हमको क्लोरोफिल देखने को मिलते हैं हमारे प्लांट के अंदर भाई, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों क्लोरोफिल आपके अलग अलग प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उन लाइटों का आपको नाम याद रखना है। जो जैसे क्लोरोफिल वाला जो ए है, ये किसको भाई, रेड, वॉयलेट और जो व्हाइट लाइट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। किसको भाई, रेड, वॉयलेट और हमारी व्हाइट, या फिर ये लगा लो लिटिल जो ब्लू कलर की है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। जैसे रेड, ब्लू और हमारी जो भी लिटिल क्या है हमारी, लिटिल ब्लू और वॉयलेट, ठीक है। यानी कि रेड, वॉयलेट और लिटिल ब्लू, 3 टाइप के जो कलर है वो कौन सा एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल ए। प्रीवियस ईयर के अंदर आया, अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अरे बस इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, जमा है छोटा सा। अभी कितने घंटे की, 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हुई, 1 घंटे 15 मिनट में छोड़ जाओ, 5 मिनट की क्लास हो रही है, बस 5 मिनट और रुक जाओ भाई, ठीक है। क्लोरोफिल बी के अंदर भी ब्लू एंड हमको कौन सा सेकंड हमारा इंडिगो देखने को मिलता है। इंडिगो यानी कि बैंगनी, जो डार्क ब्लू कलर होता है, ठीक है। ब्लू और इंडिगो क्लोरोफिल बी के अंदर देखने को मिलता है। और जो थर्ड वाला है इसके अंदर कौन सा हमें, ऑरेंज एंड येलो भाई, ऑरेंज एंड येलो कलर इसके अंदर देखने को मिलता है। तो 3 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं हमारे पौधे के अंदर भाई। कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। ए के अंदर रेड, वॉयलेट, लिटिल ब्लू, ठीक है। बी के अंदर ब्लू एंड इंडिगो, और कैरोटीनॉइड के अंदर भाई हमारा, कैरोटीनॉइड के अंदर ऑरेंज और येलो, ये हमको कलर देखने को मिलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं है? अब ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये मैग्नीशियम धातु से बनता है भाई। ये क्लोरोफिल होता है किस धातु से भाई, मैग्नीशियम धातु से बनता है, मैग्नीशियम मेटल से, धातु से बनता है। और भी बोलो धातु से कैसे बनता है भाई? अब जैसे आप ये बताओ, अब हम बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी होगी, लोहे की कमी होगी, इससे हमारा रक्त है वो हो जाता है फलाना ढिमकाना, हम लोग बोलते हैं। अब आप ये बताओ, क्या हमारे शरीर के अंदर वास्तव में लोहा जाता है? नो, वो छोटे छोटे बिल्कुल माइनर से मॉलिक्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं लोहे के, आयरन वाले के, ठीक है, Fe टाइप के। तो उसी टाइप से क्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी Mg जो धातु, मैग्नीशियम जो धातु है, उसके हमको क्या छोटे मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। विदाउट मैग्नीशियम, बिना मैग्नीशियम के, विदाउट मैग्नीशियम क्लोरोफिल है हमारा, जो क्लोरोफिल कैन नॉट एब्जॉर्ब सनलाइट, कैन नॉट एब्जॉर्ब सनलाइट भाई। बिना मैग्नीशियम के जो क्लोरोफिल है वो सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और सूर्य की रोशनी को अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो भोजन नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो चीजें समझ में, बिना मैग्नीशियम के क्या है, क्लोरोफिल का कोई काम नहीं है, जमा सारा सिस्टम उसका खत्म हो जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को चीज बताओ, ठीक है। दिमाग के अंदर घुसी, ठीक है। दूसरी चीज, पौधों के अंदर जो हरा कलर होता है किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ये चीज भी लिख लो, पौधों में हरा रंग का मेन कारण कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट भाई, ठीक है। इसी की वजह से पौधों के अंदर देखो, क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधों का हरा रंग, क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमारी होती है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अब एक लास्ट लाइन है, आपने कुछ पौधे देखे होंगे, मैंने क्या बताया भाई, जो पौधे हैं भोजन के लिए उनको सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, यानी सीधी सी बात है, यानी कि सारे के सारे पौधे भाई दिन में भोजन बनाएंगे भाई। सूर्य तो दिन में निकलता तो दिन में ही भोजन बनेगा, रात के समय तो कोई भी पौधा भोजन नहीं बनाएगा। लेकिन 2 ऐसे पौधे, एक तो पिपल का पेड़ और एक तुलसी का पौधा भाई, ये 2 एकमात्र ऐसे पौधे हैं जो कि रात के समय भी क्या है, भोजन बनाते हैं भाई। भाई इस प्लेलिस्ट की आधी वीडियो शो नहीं हो रही भाई। देखो मैं आपको बता देता हूं भाई, कुछ नए साथियों को पता नहीं होगा भाई, ये जो सीरीज चलने लग रही है भाई, ये सारी बैच की है भाई। मैंने शायद 9 पता नहीं 10 क्लास YouTube के ऊपर फ्री डाल रखी है इस प्लेलिस्ट के अंदर भाई। ये सारी बैच की वीडियो है भाई। अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है कंप्लीट, मतलब ये सारी वीडियो भी अभी YouTube से हट जाएगी, सिर्फ लाइव फ्री रहती है। तो अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से,
आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर रेलवे ग्रुप डी का कोर्स है भाई, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का। जो भी नए साथी जुड़े हुए जिनको भी ये वीडियो देखनी है, ये जो सारी चीजें मैं लिखने लग रहा हूँ, इसके आपको लिखे लिखाए नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, साथ में आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी, सारी फैसिलिटी, मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो सारी की सारी की आपको कंप्लीट कोर्स है अपना बैच के ऊपर, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो अगर किसी को देखनी है तो। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट, आधी वीडियो, सारी वीडियो उधर ही पड़ी है। ठीक है, अब मैं क्या चीज बताने लग रहा भाई, 2 पौधे हैं उनके बारे में लिख लो भाई। कौन से 2 पौधे हैं भाई? एक मात्र जो तुलसी है भाई, तो तुलसी, और इसीलिए इनको पूजा जाता है, तुलसी और पीपल रात को भी भोजन बनाते हैं भाई, रात को भी भोजन बनाते हैं। तो तुलसी और पीपल की पेड़ इसीलिए की जाती भाई, क्यों भाई? ये तो इतने अद्भुत हैं भाई। अब आप ये बताओ, जैसे मान लो इंसान हवा में उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते ना। और मान लो कोई इंसान हवा में उड़ने लग जाए, तो लोग तो उसकी पूजा लग जाएंगे करने, भाई ये तो साक्षात भगवान है। तो उसी टाइप से ये भाई तुलसी और पीपल क्या है, ये रात को भी भोजन बनाते हैं, इसलिए क्या लोग इनको पूजते हैं भाई। और वो मेनली किसकी वजह से बनाते हैं? इनके अंदर भाई क्रैसुलेशियन नाम का एसिड होता है, उसकी वजह से ये रात को भी क्या भोजन बना पाते हैं। किस वजह से भाई? क्रैसुलेशियन, क्रैसुलेशियन एसिड की वजह से भाई, एसिड की वजह से क्या है, ये रात को ही भोजन बना पाते हैं। तो ये हमारी भाई आधी बोटनी कंप्लीट होगी भाई। जो पौधों का जो सिस्टम है, आधा सिस्टम हमने पढ़ लिया, आधा बच गया वो हम लोग कल पढ़ लेंगे। कल हमारी बायोलॉजी कंप्लीट भाई, कल इस बायोलॉजी से पेंडा छूट जाएगा, कल 1 अप्रैल को भाई। छुटवाने वाला तो था मैं आज ही, लेकिन क्लास आज भी ज्यादा लंबी होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड ये 2% और लिख लो भाई। ठीक है, जो कि एग्जाम के अंदर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस? जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसके अंदर कौन सा हमें वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है? रेलवे ग्रुप डी के अंदर 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। तो कौन सा हमें वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है भाई? ऑक्सीजन क्या हमको एज ए वेस्ट प्रोडक्ट मिलती है, किसके अंदर? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। अभी नहीं समझी थी, ये देखो ये रही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये रही। ऑक्सीजन ही तो हमें वेस्ट प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही तो छोड़ते हैं पौधे, तो ये हमें किसके अंदर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिलती है। अगला भाई क्या हो गया? एट नाइट इमिशन ऑफ डैश इज द मेन एक्सचेंज एक्टिविटी विद हेल्ड विदाउट फोटोसिंथेसिस। रात्रि में डैश का उत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण के बिना मुख्य है विनिमय गतिविधि। भाई रात के समय मैंने बताया सूर्य की रोशनी नहीं होती, बिना सूर्य की रोशनी से भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो तो सीधी बात ऑक्सीजन तो रिलीज होगी नहीं, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो तो कौन सी गैस रिलीज करेंगे? पौधे, पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं भाई। ये भी रेलवे ग्रुप डी के अंदर है। आपको एक चीज बताता हूं कि इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि रात के समय कभी भी पौधे के पास नहीं सोना चाहिए। अगर पीपल का पेड़ है, तुलसी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने घर में कोई और भी पौधा लगा रखा घर में या कहीं पे और भी, तो उस पौधे के पास कभी भी रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पौधा क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि उसको सूर्य की रोशनी तो मिलती नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। अगला देखो क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है भाई? जो पौधा है उसको अपना भोजन खुद बनाना है, उसके लिए किस चीज की जरूरत नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन तो छोड़ता है भाई पौधा। ये भी रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया। लास्ट पर्सन, इसके बाद शायद एक और पर्सन है, हाँ एक और है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसके अंदर 6 पानी के मॉलिक्यूल किसकी वजह से बनते हैं? किससे बनते हैं? 12 पानी के मॉलिक्यूल से। ठीक है, 12 H2O। अरे ये नहीं बताया था, ये रहा, ये 6 पानी के मॉलिक्यूल किससे बने हैं? 12 जो पानी के मॉलिक्यूल थे 12 H2O इससे बने हैं। ठीक है, तो जो भी चीज मैं यहां पर लिखवाता हूं ना, आप किसी को ये मत सोचा करो तो वैसे ही लिखवा दी, सारी इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है। लास्ट पर्सन आज की क्लास का भाई, द रेट फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन विच कलर ऑफ लाइट? रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो किस रंग के अंदर ज्यादा होती है? एक व्हाइट, एक रेड, और तीसरा कौन सा रंग था भाई हमारा? व्हाइट, रेड और ब्लू, 3 के अंदर होती है। व्हाइट है कहीं पे नो, रेड है तो रेड के ठोक दो, तीसरे नंबर पर ब्लू आता है, तो रेड के अंदर क्या है भाई? रेड कलर से सबसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है भाई। ठीक है भाई, तो ये हमारे कुछ पर्सन थे भाई। हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पूरा कर दिया, और जो हमारा बोटनी वाला चैप्टर था वो भी हमने आधा कर दिया भाई। ठीक है, तो भाई कल हमारी जो बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, परसों से हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर से एक चीज स्टार्ट कर देंगे, और इन पर्सनों की पीडीएफ आपको अपना जो ऐप है भाई फिर बताने लगा, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, उधर ही आपको कोर्स लेना पड़ेगा भाई, उसी के अंदर ही सारी चीजें मिलेगी। प्रीवियस ईयर के अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, नए मॉक टेस्ट लगाने हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के अंदर है, ठीक है, वो सारे आपको इधर मिलेंगे। इसके अलावा जैसे भाई आप मान लो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, और आपको जैसे हैंड रिटन नोट्स है मैथ की, अभी जैसे 11:15 बजे आपकी मैथ की क्लास लगेगी, ठीक है, दिन में 3:15 बजे जीके की क्लास लगती है बैच के अंदर, और रात को शाम को 6 बजे रीजनिंग की क्लास लगती है। तो प्रॉपर हम लोग सारी चीजें करवाने लगे। मैथ के लिए जैसे हर एक चैप्टर के साथ हम लोग प्रैक्टिस शीट देने लग रहे हैं, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है अपने ऐप के ऊपर कोर्स ले सकता है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करने लग रहे हो, रेलवे ग्रुप डी की भाई एक सिंगल कोर्स है दोनों का, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की करने लगे तो उसका अलग से कोर्स है भाई। ओके, खैच जाओ फटाफट।